प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। इलेक्शन बहुत करीब हैं मगर इसकी गहमा गहमी कहीं नज़र नहीं आ रही। मैं एक ऐसे इलाके और एक ऐसे हलके में मौजूद हूँ जो कि गढ़ समझा जाता है MQM का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शाह फैसल PS 91 की। पूरे कराची के हलकों की अगर बात कर ली जाए, पूरे शहर की बात कर ली जाए तो सहूलियात का फुकदान है, मसाइल के अंबार है, मगर इन्हीं मसाइल को हल करने की बात इलेक्शन से पहले होती है, जो कि उम्मीदवार चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, गली मोहल्लों में जाते हैं, घरों के बाहर जाते हैं और कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं और वादे करते हैं कि उन मसाइल को हल करें। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि अब ऐसा लगता है कि सिर्फ तनकीद की ही सियासत रह गई है, क्योंकि माजी के हालात और इस इलेक्शन के हालात मुख्तलिफ नज़र आते हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो और मुल्क की दीगर जमातें हैं, वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार करती हैं। आज हम उम्मीदवारों से भी बात करेंगे, जिसमें MQM के उम्मीदवार बराए PS 91 अबू बकर साहब और मोहम्मद फ़ारूक होंगे हमारे साथ जमात इस्लामी के, और आवाम से बात करेंगे कि क्या बुनियादी मसाइल हैं और किन मसाइल को हल होना चाहिए। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। शाह फैसल के रिहायशी हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, ये जो हम देखते हैं कि इलेक्शन से पहले जो गहमा गहमी माजी में नज़र आती थी, फिर तरक्याती काम भी होते थे, गटर की सफाई भी हो रही होती थी, मोहल्ले में काम होता था, मगर इस बार मुख्तलिफ नज़र आ रही है सिचुएशन। आप समझते हैं कि अब जो पहले होता था कि कुछ काम होता था, अब भी नहीं हो रहा? 8 फरवरी को किसको वोट देंगे? असल में हालात, जिस तरह के हालात हैं, महंगाई है, ये सब उसकी वजह से है। अच्छा, और वोट का मसला है कि वोट पार्टी का है, पार्टी का है, MQM का है। बस समझ गया, वोट पार्टी का है। ठीक है। अच्छा, तो देखें वो तो बात ठीक है, क्योंकि शाह फैसल की बात करते हैं तो MQM का नाम आता है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है MQM का यहाँ पर, हमेशा से जीते भी आई है, मगर 2018 में मुख्तलिफ सिचुएशन रही है जो कि इलेक्शन हुए थे। मगर बुनियादी सहूलियात आवाम क्या चाहती है शाह फैसल की कि यहाँ पर होने चाहिए? एक तो बिजली महंगी, बिल बहुत महंगे, ठीक है ना। उसके अलावा महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा। इससे ज़्यादा है कि आप समझ लेंगे अगर आप 2000 रुपये लेंगे ना तो एक वक्त का खाना खाएंगे आप। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही है ना। तो ख्याल रखिएगा, बस ये कि महंगाई कम होनी चाहिए। आप समझते हैं महंगाई कम होनी चाहिए, बुनियादी सहूलियत मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, अस्पताल अच्छे होने चाहिए। अच्छा, बस ये कि बाकी सब नॉर्मल है, ज़िंदगी वैसी गुजरती रहेगी, आपकी भी और हमारी भी। ठीक है, मगर जब तक हमारे लिए महंगाई ख़त्म ना हो मुश्किल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आपने कई इलेक्शन में वोट डाले होंगे। जी जी। 2024 का इलेक्शन मुख्तलिफ नज़र आ रहा है आपको? नहीं, मुझे तो वैसे ही दिख रहा है। तो हम तो वही है, बस महंगाई इतनी हो गई, आदमी गरीब आदमी मर के रह गया बेचारा। तो आप उम्मीद क्या है कि अगर कोई आएगी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए आवाम के लिए? आवाम के लिए सस्ताई करना चाहिए आदमी के लिए, कि आदमी 2 पैसे इज्जत से रोटी खा ले। महंगाई खत्म होनी चाहिए। आप समझते हैं कि महंगाई खत्म होनी, तो वोट किसको देते हैं सर? MQM को वोट देते हैं। तो आप समझते हैं कि MQM अगर इक़्तिदार में आ जाएगी और अच्छे सीटों से आएगी, क्योंकि 2018 में तो सिर्फ 4 सीटें थी कौमी असम्बली की, तो कुछ ना कुछ आवाम का सोचेगी कि आवाम के लिए डिलीवर करेगी? बस वो उनको ऊपर है, सोचे ना सोचे वो सब क्या करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम कह रही है कि यहाँ का वोट बैंक जो है वो है MQM को, और हम देख भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आएंगे सर नीचे थोड़ा सा। हम इंतखाबी सिचुएशन पर बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं। गहमा गहमी तो नज़र ही नहीं आ रही है, वरना माजी में आपने माशाल्लाह से इतने इलेक्शन देखे हैं, वोट भी कास्ट किया है। क्यों मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं और क्या उम्मीदें हैं उम्मीदवारों से? ये तो एक मजाक हो रहा है। अच्छा, ये इंतखाबात तो नहीं है, ये तो एक मजाक हो रहा है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि जमहूरी दौर में आवाम की ताकत बहुत ज़रूरी है और आवाम के ही वोट से उम्मीदवार पॉलिटिकल पार्टीज के इक़्तिदार में जाते हैं? आवाम की ताकत तो उस वक्त देखी जाती है जब उसको पेट भर के रोटी मिले, तालीम मिले, सब कुछ मिले। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे 8 फरवरी को वोट किसका है? नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ का तो जिंदाबाद। नवाज शरीफ जिंदाबाद है। चले तो क्या उम्मीदें हैं उनसे? मुस्लिम लीग नून से क्या उम्मीदें वाबस्ता है? मुस्लिम लीग नून में यह है कि मुल्क में बिजली दी है, ठीक है, अमन किया है और रुज़गार लोगों को मिला था, बेहतर है। आवाम के लिए नवाज शरीफ बेहतर है। बेहतर है। ठीक है, हाँ।
तो आप समझते हैं कि जब अगर इक़्तिदार में आती है नवाज़ हुकूमत बनाते हैं, नवाज़ लीग वाले हुकूमत बनाते हैं, तो बिजली सस्ती होगी, महंगाई ख़त्म होगी? होगी, उम्मीद है। उम्मीद है। उम्मीद है। ठीक है, तो नून लीग का किसी से मुकाबला, किसी भी पार्टी से? किसी से भी हम उसको वोट देंगे, बस कि जो भी हो नवाज शरीफ के साथ जो भी है हम उसको वोट देंगे। आप वोट देंगे, ठीक है। तो आप जिस तरह सुन रहे हैं कि मिला जुला रद्द-ए-अमल है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये खरीदारी करके जा रहे हैं, मगर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं किसको वोट देंगे? 8 फरवरी को अल्हम्दुलिल्लाह हम मियां नवाज शरीफ को वोट देंगे। अच्छा, तो शाह फैसल में क्या शाह फैसल में क्या पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं। क्या उम्मीदें उनसे आप? उनसे हमें बहुत सारी उम्मीदें, उन्होंने जो भी कुछ भी किया पाकिस्तान के लिए उन्होंने सबसे अच्छा काम किया और पाकिस्तान की तारीख में काम करेंगे तो वही करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो और हमें कोई चीज़ नजर नहीं आ आप रही। क्या समझते हैं कि वो ऐसे इस हालात में जो पाकिस्तान मईशत के एतबार से, महंगाई के एतबार से और महंगाई के क्राइसिस से गुजर रहा है, जी। तो क्या होना चाहिए जो नवाज शरीफ साहब को अगर वो जीतते हैं या इक़्तिदार में आते हैं, वो तो बात की बात है, तो क्या करना चाहिए अवाम के लिए? अवाम के लिए वही कुछ करेंगे इंशाल्लाह और कोई किसी से कोई उम्मीद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मियां नवाज शरीफ से ये उम्मीद है, वही इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वही काम कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने किया, अभी भी वही करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि इस शाह फैसल इलाके में जो कि एमक्यूएम का गढ़ समझा जाता है, यहाँ पर हमेशा से एमक्यूएम ही अपने उम्मीदवार को देखा है कि वो जीतते आई है, मगर साथ ही साथ नवाज लीग वाले भी यहाँ पर, मुस्लिम लीग नून की हम बात कर रहे हैं और दीगर जमातें भी हैं, मगर जाहिर सी बात है ये गढ़ रहा है एमक्यूएम का, तो वोटर्स भी यहाँ पर ज़्यादा एमक्यूएम के हैं। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बिल्कुल उम्मीदें ठीक है। हैं 8 फरवरी के इलेक्शन से? इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह पीटीआई आएगी और आना भी उसी को चाहिए, क्योंकि इस वक्त सबसे बेहतर वही पार्टी है। अच्छा, और कोई पार्टी नहीं है पाकिस्तान में जो पाकिस्तानियों को बिल्कुल सोचे? नहीं, पता ही है। क्या चीज़ें हैं, क्या बुनियादी सहूलियात हैं जो आवाम पीटीआई से अगर वो जीतती है तो आप उनसे मुतालबा करते हैं या अपील करेंगे? उनसे बहुत कुछ मुतालबात हैं, इसलिए कि वो न्यू जनरेशन को बहुत अच्छी तरह समझने वाले हैं। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने बहुत लोगों के लिए कंट्री में जाके मुल्क जाके पिछली हुकूमत पीटीआई की रही है, आप क्या समझते हैं, क्या उसने डिलीवर किया जो भी वक्त उनको मिला आवाम के लिए? किस मतलब क्या डिलीवर किया? कोई भी काम, कोई भी जो वादे किए, घरों की, तालीम की, और जाहिर है उसको इतना मौका ही नहीं दिया। आते के साथ उसकी हुकूमत को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, आते के साथ लड़ाई झगड़े और उसको रहने ही नहीं दिया जिस तरीके से। और मौजूदा गवर्नमेंट अपनी पूरी मुद्दतें करके जाती हैं, 4-4 साल 5-5 साल, उसको तो मौका ही नहीं दिया। ठीक है, तो अगर मौका मिलता तो वो यकीनन अच्छे काम करता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि आवाम की ताकत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ऐसी वोट का इस्तेमाल होता है और इक़्तिदार में नुमाइंदे मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार जाते हैं जीत कर। हम बात कर रहे हैं PS 91 शाह फैसल टाउन, और ये कराची का एक बहुत बड़ा हल्का है जिस पर हमेशा से हम देखते हैं कि एमक्यूएम ने ही अपनी पतंग की ऊंची उड़ान रखी है और यहाँ पर वोट बैंक भी एमक्यूएम का ज़्यादा है, मगर जाहिर से बात है आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आवाम कह रही है, कोई कह रही है पीटीआई, कोई कह रही है जमात इस्लामी। बहरहाल जो भी है, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम शाह फैसल में मौजूद हैं, कराची का इलाका PS 91 है। लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, दुकान में काम करते हैं, शाह फैसल टाउन के ही रिहायशी है। यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात हैं उसका फुकदान है, और वोट बैंक भी एमक्यूएम का है, माजी में एमक्यूएम ही जीतते आई है, तो क्या उम्मीद है इस बार? हम तो वोट डालेंगे नहीं इंशाल्लाह इस बार। क्यों नहीं डालेंगे? जिसको वोट डालते काम कुछ होता नहीं, हर बंदा आता है नए नए वादे करता है फिर चले जाता है, तो अब तो वोट डालना ही नहीं है बस। क्या बुनियादी सहूलियात हैं नहीं, जो कुछ आवाम भी नहीं, महरूम है? पानी नहीं आता यहाँ पर, पानी के हम बिल देते हैं, पानी नहीं आता, ठीक है। उसके बाद बिजली के बिल आप देख लें, और कल में अभी गैस का बिल, अभी बिजली कम होता है तो गैस आप देख लें 8-8 हज़ार बिल आ रहा है। किससे पूछे जाके, अब किसके पास जाए? ये अवामी नुमाइंदे आएंगे, वो दोबारा खाएंगे पिएंगे। एक चीज़ बताइए, जब हम यहाँ आ रहे थे और हम जब से हल्के में मौजूद, हम देख रहे हैं कि जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। जी बिल्कुल कोई नहीं है। के हालात, गलियों के हालात बहुत बुरे हैं। बिल्कुल, तो बल्दियाती नुमाइंदों ने भी वही तो अभी कहने में वो जमात ने इतना दावा किया था, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम बदल के रख देंगे, हम बदल। अब जमात इस्लामी जीती है तो उन्होंने क्या करा है? सिर्फ अब वो दोबारा इलेक्शन हो रहा है, वो उसके लिए हमें ये मिले, तो ये तो समझ लें जो आ रहा है नया चेहरा, तो ये तो बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि इसमें कोई वोट तो हम मानते नहीं है कि वोट पे काम होगा,
क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जमात इस्लामी ने दावा किया था कि हम शहर को बदल देंगे, शहर को बदल देंगे। जमात इस्लामी को फुल मैंडेट मिला है, तो अब उनको वो आके देखें कौन से गटर के ढक्कन सही कराएं, कौन से उन्होंने रोड सही कराएं। तो ये जमात देखे आगे ना, जमात ने बोला था अगर हमारे पास निज़ाम आ जो जाए, बातें कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, वो होने चाहिए यही काम। अगर जमात वादे करती है, जमात तो एक दीनी जमात है ना, अगर वो वादे करके पूरे नहीं करी तो बाकी लोग तो छोड़, अब उनसे हम क्या बात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से आप सुन रहे हैं खुद अवाम की ज़बानी, शाह फैसल की आवाम कहती है कि बातें, दावे, वादे तो हैं मगर उसका अमल नहीं दिख रहा, उसका कुछ उसकी कारकर्दगी नहीं दिख रही। हम जाहिर सी बात है मुख्तलिफ हलकों में जा रहे हैं, हलकों की सिचुएशन भी दिखा रहे हैं आपको और आवाम की राय भी दिखा रहे हैं आपको, साथ ही साथ उम्मीदवारों से भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अवाम है जो कि कह रही है कि MQM को ही सपोर्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बहुत सारे इलेक्शन में वोट डाला होगा, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन से पहले माजी में काम देखा है हमने कि इलेक्शन से पहले पार्टियां करवाती थी काम, मगर इस बार तो वो भी नहीं हो रहा इलेक्शन से पहले। तो क्या 8 फरवरी के बाद कराची के हालात बदलेंगे, कराची की आवाम को सहूलियात मिलेंगी? देखिए बात यह कि जो तारीख बताती है और उसमें तो जिन्होंने काम नहीं किया वो सभी ऐसा ही तकरीबन एक वक्त तक थोड़ा बहुत काम हुआ। अब अगर उनको वही लोग आ जाएंगे फिर उनका कोई भरोसा नहीं है काम का। बस किसको वोट देते हैं सर? हम तो वक्त है कि कभी MQM को दे दिया, कभी जमात इस्लामी को दे दिया। तो इस बार वोट किसका? आपके तो इरादा नहीं देंगे तो ये तो आपका हक है। नहीं हक है लेकिन किस क्या करेंगे, देखिए कोई काम तो करने वाला नहीं। आप शाह फैसल के ही रिहायशी हैं? कितने साल हो गए सर आपको रहते हुए? मुझे यहाँ जिंदगी कट गई लगता है ऐसा? नहीं हाँ तकरीबन। तो क्या बुनियादी सहूलियात कौन कौन से जो आप चाहते हैं कि पूरे होने चाहिए? भाई पानी का इंतजाम सही नहीं है, ठीक है, कचरा पड़ा रहता है, गंदगी, सफाई नहीं होती, बस तापुन फैलता है, लोग तो ऐसे रहते हैं, उन्होंने परवाह है ना, लोग पानी को तरसते, लोग गलियों में पानी बहाते हैं, रोड पे पानी पड़ा रहता है, चलना फिरना मुश्किल है, कोई लाइट का इंतजाम नहीं, कोनों पे लाइट लगी हो, गली में को लोग अपने मकानों में एक लाइट नहीं जलाते, उनको भी तौफीक नहीं होगी। तो अगर गवर्नमेंट एक लाइन पे, हर लाइन पे एक बल्ब लगा दे, कम से कम अंधेरे लोग आए रात को, बच्चियाँ भी है, बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन से पहले, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो वो काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आ रहा होता है, मगर आप क्या समझते हैं कि जो शाह फैसल की आवाम है वो हम बात करते हुए आ रहे हैं, आवाम कह रही है कि बुनियादी सहूलियात ही नहीं है, जी। तो किसको वोट दिया जाए? तो आप किसको वोट देते हैं और क्या उम्मीदें हैं उम्मीदवारों से? हम तो चाह रहे हैं कोई नया चेहरा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि शाह फैसल में क्या बुनियादी सहूलियात हैं जो जिसका फुकदान बहुत ज़्यादा है? सब चीज़ों का ही है, पानी का और ये कचरे वगैरह का, जी सही है ना। गैस भी मतलब है कि पूरे मुल्क का मसला है गैस, तो वही 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा सर, हम जब से यहाँ पर आए तो जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल गटर बहुत उबल रहा है, सीवरेज का निजाम तबाही का शिकार लग रहा है इस इलाके में भी है। तो ऐसा पूरी कमर में दर्द हो गया मेरे बाइक चला के, मैंने बाइक देखे पैदल घूम रहा हूँ, देखे छोड़ दी मैंने बाइक जी, लेकिन ना बेड़ा वगैरह कोई आता है बिल्कुल। तो ये थोड़ा आप थोड़ा बोले हैं आगे जाके आगे बढ़ाएं ये बात। ठीक है, आपकी आवाज़ यकीनन हुक्मरानों तक पहुँच रही है और इस आवाज़ को बहुत पहुंचाना हमारी मीडिया की भी जिम्मेदारी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ख़ुद देखते हैं कि आवाम की राय, आवाम का वोट बहुत कीमती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट डालते हो या इस बार पहला वोट होगा? इस दफ़ा मेरा 5वां वोट होगा। अच्छा, तो किसको डालते हैं? नॉर्मली मैं PTI को डालता हूँ। मगर अब क्या समझते हो कि किसको वोट दोगे? आई डोंट थिंक कि पार्टिसिपेट करेगी इस दफ़ा PTI, तो किसी को नहीं जाएगा। नहीं, उम्मीदवार तो खड़े हो रहे हैं बहरहाल। अच्छा, ये बताएं कि आप शाह फैसल के रिहायशी हैं, तो क्या बुनियादी सहूलियात है जो शाह फैसल की आवाम महरूम है उन सहूलियात से? रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिकली हर चीज़ ही है जो गवर्नमेंट रिलेटेड है, तो क्या बोल सकते हैं, सब कुछ ही बुरा है। पानी, आवाम के लिए पानी नहीं आता यहाँ पर? पानी आता है 2 दिन छोड़ के, ऐसे कोई हिसाब है इनका। अब हमने तो बोरिंग लगाई भी है तो हमें उसका जो है ना करना नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप क्या कहते हो भाई, इलेक्शन से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं नज़र नहीं आ रही। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा ये कि आवाम की सहूलत ही नहीं करते हैं ये लोग। आप यहीं के रिहायशी हैं? मैं यहीं का रिहायशी हूँ। तो क्या बुनियादी सहूलियात है जो शाह फैसल की आवाम समझती है कि फ़ौरन? एक तो यहाँ लोड शेडिंग बहुत इतनी है, बिल भी क्लियर है, बिल भी भरते तो क्या हैं। कुंडा सिस्टम है यहाँ पर? कुंडा सिस्टम नहीं है, जहाँ कुंडा सिस्टम है वहाँ के इलेक्ट्रिक वाले ले दे के कर लेते हैं। हम जैसा गरीब बंदा जो है वो बिल भरता रहता बस।
फिर भी लोड शेडिंग है यहाँ। ठीक है, आप मुझे बताइएगा किसको वोट देते हैं? वोट तो मैं किसी को नहीं दूंगा, मेरा दिल देंगे? ही नहीं मानता है। उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। उम्मीदें ख़त्म हो गई है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम समझते हैं कि उम्मीदें ख़त्म हो गई है और वोट जो है बहुत कीमती है, अब वोट नहीं डाला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक हो? क्या एज है आपकी? मेरी 18 है। 18 है, तो मतलब अब शनाख्ती कार्ड बन गया है, वोट डाल सकते हो। पहला वोट होगा ये, पहला इलेक्शन है, किसको वोट दोगे? मैं अभी डिसाइड नहीं किया। नहीं डिसाइड किया, मगर क्या लगता है कि 18 साल के हो, यंग हो, पढ़ रहे हो गए, यकीनन पूरे हालात देख रहे हो जिस तरह के मुल्क में और इस शहर के हालात चल रहे हैं, क्या बुनियादी सहूलियात हैं जो कि एक यंग जनरेशन को भी मिलना चाहिए, साथ ही साथ जो मसाइल है उनको भी हल होना चाहिए? जी, मसाइल तो देखें हल होना ज़रूरी है, लेकिन हमारे हलके में जो कवानीन है उन पे पाबंदी लागू नहीं होती जिस तरीके से होनी चाहिए। और यहाँ पे कोई कवानीन देखें मेंटेन करने के लिए हर वक्त फोर्सेस मौजूद नहीं होती, आए दिन हादसे होते रहते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि आपकी गली मोहल्लों की सिचुएशन मुख्तलिफ है या वैसे ही है जैसे पूरे कराची में टूटी फूटी गटर बह रहा है, गंदा पानी है रोडों पर मौजूद? जी, ऐसा ही है? बिल्कुल, आप हमारे इलाके में चल के भी एक मरतबा मुआयना कर सकती हैं जी। बिल्कुल वही सिचुएशन है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो मसाइल को हल करने के लिए सोच सकती है या सोच रही है? मेरी नज़रों में तो देखें कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं। उम्मीद नहीं है? उम्मीद तो है, अब ऊपर वाले से ही है। ऊपर वाले से, बहुत अच्छी बात कही। आपकी एज क्या है भाई? मैं भी 18 का ही हूँ। 18, पहला इलेक्शन है, वोट डालोगे इस बार? जी इंशाल्लाह। किसको वोट दोगे? मैंने सोचा नहीं है, मगर लिटरली मुझे गवर्नर सिंह साहब बहुत पसंद है। कामरान टिसोरी साहब? जी, क्योंकि मैंने खुद देखा है वो काम कर रहे हैं, IT के फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं, जिन कोर्सेज की लाखों में फीस है वो फ्री करवा रहे हैं, तो लिटरली मुझे वो बहुत पसंद है। पार्टिसिपेट किया था उसमें? जी किया था। एप्लीकेबल हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो गुड हो गया, कुछ तो फायदा हो। तो इसका मतलब है MQM को वोट दोगे? नहीं, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं MQM को वोट दूंगा। उनकी पार्टी तो MQM ही है ना बेटा। बस मुझे वो शख्स पसंद है, मैं उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे PTI पसंद है, जैसे कि हो सकता है PTI को वोट दूँ, मगर अभी कंफर्म नहीं है, सोचा नहीं है। क्या सहूलियात चाहते हो एज अ यंग जनरेशन के यूथ के लिए काम किया जाए जो 8 फरवरी के बाद हुकूमत बने? मैं चाहता हूँ कि हमारी यूथ को जो है ना जॉब प्रोवाइड हों। अब तो माशाल्लाह काफ़ी जगह फ्री IT कोर्सेज हो रही हैं, होने चाहिए, क्योंकि दुनिया जो है IT की तरफ बहुत स्पीड से बढ़ रही है, तो हमें भी जल्द से जल्द बढ़ना होगा, वरना हमारा पाकिस्तान पीछे रह जाएगा हर तरह, जैसे हर बार होता है। सो मैं यही चाहता हूँ कि फ्री कोर्सेज हों और जॉब प्रोवाइड की जाए हम लोगों को, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यूथ समझती है कि बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए माहौलियात की जो तब्दीली है उसके कोर्सेज़ हैं, फिर IT का जो सेक्टर है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फ्री कोर्सेज़ किए जाएं। और साथ ही साथ हम ये बात कर रहे हैं कि बुनियादी सहूलियात के साथ साथ बेरोज़गारी, महंगाई, पढ़ाई लिखाई, निज़ाम, इदारों का निज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या किसको वोट देती हैं और क्या चाहती हैं कि इलेक्शन के बाद वो तमाम तर चीज़ें हो जो आवाम नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती, इसलिए कि जो बोलते हैं वो कोई करते नहीं यहाँ की हुकूमत, सही है ना? इसलिए वोट ना डालो तो बेहतर है। वोट नहीं देंगे इस बार? देने का इरादा बिल्कुल रखा हुआ है, लेकिन जब देख लें हालात कैसे चल रहे हैं, हर चीज़ इतनी महंगाई हो गई है, मजदूर आदमी मेरा कुछ नहीं कर पाते, बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, जहाँ पर सस्ताई करना चाहिए वहाँ पर और महंगाई हो रही है। हुकूमत क्या करती है? इलेक्शन तक तो होता है ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर कुछ भी नहीं होता। आप भी यही समझते हैं कि महंगाई को कम होना चाहिए? महंगाई को कम होना चाहिए, महंगाई कम नहीं होगी हम किसी को भी नहीं देंगे वोट, इसलिए कि 32,000 50 हज़ार बिल आ रहा है बिजली का, एक कमाने वाला 10 खाने वाले का कैसे पूरा करें? अब गैस का भी बढ़ा दिया है, गैस का भी तो 3,000 6,000। पॉलिटिकल पार्टी है जो महंगाई को कम कर सकती है? नहीं, ये तो नहीं, ये नहीं बोल सकते, ये नामुमकिन है, हम किसी को भी नहीं बोल सकते। सब अपने खजाना भर रहे हैं, हम लोग को फकीर बना रहे हैं। तो फिर आवाम का क्या होगा? आवाम यही ऐसी रो रही पीट रही होगी। ट्रेन पर रहने वाले इतने परेशान है, ये तो हमारा अपना घर है बोल के। तनख्वाहदार लोग जो हैं, तनख्वाहदार लोग जो हैं वो इज्जत के मारे वो तो बैठे हुए ना, वो तो किस तरह भी कर रहे हैं, बिल भी जमा कर रहे हैं, गैस का भी, बिजली का भी, पानी का भी, सब कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा हमें कुछ नहीं, तो हम क्यों किसी को वोट दें? हम तो नहीं देंगे किसी को भी वोट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हल्का PS 91 हम मौजूद हैं शाह फैसल में, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीदवारों से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ
वेलकम बैक। तो आपने ब्रेक से पहले देखा कि हम हलके में मौजूद थे और इस वक्त हलके की सिचुएशन जो है वो वर्स से वर्स होती जा रही है, क्योंकि बुनियादी सहूलियात से भी अवाम महरूम है। और हम ज़ाहिर सी बात कर रहे हैं PS 91 शाह फैसल की, और शाह फैसल टाउन में जो मुश्किलात हैं आवाम की ज़बानी आपने सुनी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं MQM के उम्मीदवार अबू बकर साहब, जो कि PS 91 के उम्मीदवार हैं। MQM की जानिब से इनको मुंतखब किया गया। और लास्ट टाइम ज़ाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि जब ज़मीनी इंतखाब हुआ था लांडी से, तो NA की सीट इन्होंने जीती है। अबू बकर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन तो हो रहे हैं और इलेक्शन को होना भी है, ज़ाहिर सी बात है बहुत मुश्किलात है और मुल्क के जो हालात हैं इलेक्शन की बहुत अशद ज़रूरत है। मगर साथ ही साथ MQM की अगर माजी की बात की जाए तो 2018 के इलेक्शन में काफ़ी चेंजेस, बड़े बड़े नाम जिनको सीट मिलनी चाहिए थी, जो जिनकी सीट पक्की थी MQM की उन हलकों से, मगर वो सीट नहीं मिली। 5-4 पर दिया गया सीट्स और उसके बाद बहुत बिगाड़ हुआ, फिर धड़े बन गई। धड़े बनने के बाद और फिर आप लोग एक हो गए। अब आप इस इलेक्शन को 8 फरवरी को जो होने जा रहे हैं उसको किस तरह देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपके चैनल का कि आपने हमें इस इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया है। जहाँ तक बात है कि इलाके के अंदर सूरत हाल जैसे आपने कहा, और 2018 के इलेक्शन के हवाले से आपने बात की कि आपकी बहुत सारी नशिस्तें ऐसी थीं कि जिस पे हम हमेशा कामयाब होते रहे थे। ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो 2018 का इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरह के इसकी सूरत हाल पैदा हुई, और तमाम सियासी जमातों ने उस इलेक्शन के हवाले से ऑब्जेक्शन किया था और उनको तहफ़्फ़ुज़ात थी। ये जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हैं, इस जगह से मैं चूँकि 2018 में इलेक्शन को यहाँ से देख रहा था राब्ता कमेटी के रुकन के हैसियत से, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलेक्शन को मैं यहाँ से मॉनिटर कर रहा था और मेरी ज़िम्मेदारी थी। तो उस वक्त यहाँ से जो कैंडिडेट कौमी असम्बली के लिए नामज़द किए गए थे, वो रात के 11 बजे तक तो कामयाबी से हम किनार थे, कामयाबी से, और अच्छी लीड ले रहे थे। उसके बाद अचानक आप लोगों के इल्म में है कि फिर बहुत सारे हमारे जो रिजल्ट्स ही नहीं आए, 2-3 दिन बाद रिजल्ट्स पोलिंग एजेंट्स थे उनको बाहर निकाल दिया गया, बाहर आ गए। वो आके यहाँ पे हमसे शिकवा किया कि भाई हमें तो हटा दिया है, और उसके बाद रात तक वो रिज़ल्ट रुका रहा और फिर सुबह के वक्त वो रिज़ल्ट का ऐलान किया गया। तो जो भी सूरत हाल हुई, ये तकरीबन 7 से 8 ऐसी कौमी असम्बली की नशिस्तें थीं कि कहीं पे 1500 के वोट से मार्जिन से हमें शिकस्त से 2-4 किया गया। कहीं पे यहाँ पे तो जीते हुए थे, फिर ट्रिब्यूनल पे गया ये केस और 300 वोट से इनको शिकस्त दिखाया गया था और ट्रिब्यूनल से भी फैसला गया था, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। तो 2018 का इलेक्शन मुतनाज़ा तो था और ये सबके समझ में आ रही थी कि एक सियासी जमात को फेवर करने की कोशिश की गई और MQM की ख़ास तौर पे शहरी इलाके की नशिस्तें जो MQM की रवायती सीटें थी वो सीटें लेकर और PTI की झोली में डाला गया और उनको कामयाब कराया गया बाकायदा। वक्त के साथ साथ ये साबित हुआ कि जिनको कामयाब कराया गया था वो कैंडिडेट जाके अपने घर सो गए थे और फिर उनको बताया गया कि भाई आप जाएं और आप कामयाब हो गए। तो इस तरह की सूरत हाल 2000 के इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में हुई है। तकरीबन ये अजीब सा हुआ था कि इस हल्के के नीचे 3 PS थे, वो 3 PS के नुमाइंदे तो जीत गए और जो NA का नुमाइंदा था वो हार गया। तो आप समझ सकती हैं कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थीं, उसमें RTS के ऊपर भी बात हुई, उसके अंदर रिजल्ट की तब्दीली की बात हुई, तो वो तमाम चीज़ें इस तरह से हुई कि अबू बकर साहब आप 2018 में जो हुआ तो हो गया, मगर क्या 2024 अब जो 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, क्या रिज़ल्ट मुख्तलिफ होंगे या MQM ने बड़ा होमवर्क कर रखा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, रोज़ अपने स्टेटमेंट ना चेंज करें, आपके वोट्स कहीं कचरों में, जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो पेपर्स थे वोटर जब डालता है वोट तो वो पेपर्स कचरों से भी मिले और जिसमें ठप्पे लगे हुए थे MQM की पतंग पर। इस बार MQM कितना तैयारी करके बैठी है, स्पेशली इस हल्के से, इस PS जो भी 1-2 PS है या इन्हें किसी इस हल्के से पहले मोहम्मद हुसैन भाई जो हमारे हैं वो जीते थे PS के अंदर और इस बार इंशाअल्लाह ताला
ये तमाम ये जितनी सीटें हैं, ये शाह फैसल है, मलीर है, कोरंगी लांडी, हमेशा से जब से MQM बनी है ये MQM ही के नुमाइंदे इस पे मुंतखब होते रहे हैं और यहाँ की आवाम MQM पे ही एतमाद करके उन्हें वोट देती रही है। लेकिन 2018 के बाद आज 24 है, कुछ उस वक्त और भी फैक्टर्स थे। MQM भी उस वक्त तकसीम थी, हमारे पास जाहिर सी बात है कि जो जमातें हमसे दूरी हो गई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सब एक झंडे और एक प्लेटफॉर्म के साथ के नीचे जमा है और MQM दोबारा अपने उस रिवायती सीटों को इंशाअल्लाह ताला कामयाब करेगी। और मैं समझता हूँ कि अब होमवर्क है कंप्लीट आप लोगों के। हमने देखें इस कराची के अंदर अगर कोई एक्टिविटीज़ की बात की जाए इंतखाबी हवाले से तो MQM ही वाही जमात है जिसने मलीर से अपने जलसों का आगाज़ किया था और वो एरिया वाइज कर रहे थे। मलीर में अगर हमने पहला जलसा किया अवामी जलसा तो मलीर के लोगों को मदऊ किया उसमें। इसी तरह मलीर के साथ साथ फिर हमने लांडी में किया, कोरंगी में किया, औरंगी टाउन में किया, उसके बाद गुलशन इकबाल में किया। तो ये हमने ये बताया कि कराची के लोग हमारे साथ हैं और वो टाउन की सतह पे था, ऐसा नहीं था क्या। 21 फरवरी को हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बाग़ जिना कायद आज़म के मज़ार के सामने है और उसमें हम अपने ताकत का और अपने वोट बैंक का मुजाहरा करेंगे। आपने कहा अबू बकर साहब के ठीक है जलसे किए, टाउन सतह पर किया हो या किसी भी सतह पर किया, वो कामयाब रहे, मगर आप क्या समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो सारी पार्टीज मुतालबा करती हैं, मगर जाहिर सी बात है जहाँ वोटर बैंक है, वोट ज़्यादा मौजूद हैं जिस भी पार्टी का, उन्हीं इलाकों से, उन्हीं हलकों से मुख्तलिफ रिज़ल्ट आए, मगर कितनी उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। और साथ ही साथ ये मुझे जानना है कि आपने कहा कि मलीर, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल ये MQM का गढ़ ही माना जाता है, मगर साथ ही साथ हम आवाम में निकले हैं तो लोग TLP को बहुत सपोर्ट कर रही है, दीगर जमातों को बहुत सपोर्ट कर रही है और फिर साथ ही साथ आपको पता है कि हकीकी यहाँ पर मौजूद है। उसका असर कितना आप लोगों को इफ़ेक्ट करता है, किससे मुकाबला है इन हलकों में? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि आपका मुकाबला तो वैसे नहीं है, मगर जाहिर सी बात है वोट बैंक तो TLP और दीगर जमातों का भी है। जी है, सियासी जमातें हैं और सियासी जमातें अपना काम कर रही होती हैं, जिस तरह हम अपने काम कर रहे हैं और लोगों में जा रहे हैं, डोर टू डोर वर्किंग हो रही है। इसी तरह तमाम सियासी जमातों को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपना मैनिफेस्टो लेकर आवाम तक जाती है। लेकिन ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि इन इलाकों से ये जमातें हमेशा इलेक्शन में हिस्सा लेती रही हैं, लेकिन कभी भी कामयाबी उन्हें मगर लास्ट टाइम जब आप इंतखाब में NA की सीट पर लड़े तो TLP और आपका मुकाबला नेक टू नेक था और चंद 100 की वोटों से आपको बढ़तरी हासिल हुई। बिल्कुल ये तो सही क्या है। इस बार भी PS में टफ मुकाबला हो सकता है? PS में नहीं होगा। सियासी जमातें हैं और सियासी जमातों के दरमियान कहीं कहीं पे अभी सुनने में आ रही है कि इल्हाक भी हो रहा है, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन डिलीवर जो है ना हमेशा MQM ने कराची के अंदर किया है। आप चाहे वो आप देख लें कि अभी लाठी कोरंगी से मैं MNA था, वहाँ पे जिस तरह डेवलपमेंट का काम मैंने कराया, वहाँ पे हमें फ़ंड मिला था वफाक की जानिब से और हमने बड़ी ईमानदारी के साथ पिछले 20 सालों में उस तरह से काम नहीं हुआ। आप चले जाएं लांडी जाके खुद मालूम कर लें कि किस तरह के डेवलपमेंट काम हुए। सर हम तो होकर आए, मगर अब लांडी की आवाम यही कहती है कि हमेशा से ओनरशिप से, सबसे बड़ी बात कि लांडी की आवाम कहती है कि ओनरशिप से हमें महरूम रखा गया, कोई ओन नहीं करता लांडी को। अगर MQM ओन करती है मगर काम नहीं किया जाता, डिलीवर नहीं किया जाता, इंतखाबात से पहले नुमाइंदे आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, फिर इलाके में मौजूद होते हैं, फिर वो अपने ही घर शिफ्ट कर लेते हैं दूसरे इलाकों में। तो इस तमाम तर नज़रिए को जो कि आवाम सोचती है, आवाम इजहार कर रही है, आवाम कहती है जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा, तो वो जो वोट बैंक आपका चला गया, जो वोटर चला गया, उसको वापस किस तरह लेकर आएंगे, किस तरह मनाएंगे उनको? मैं तो आपको खुलेआम इस चैनल के ज़रिए पैगाम देता हूँ और दावत भी देता हूँ कि अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ लांडी का दौरा करने के लिए तैयार हूँ और मैं वो तमाम डेवलपमेंट के काम जो सड़कें हैं या सेवरेज का काम है या पेवर ब्लॉक, हत्ता के इलाकों की बात तो अपनी जगह है, मैंने मसाजिद और इमाम बारगाहों में और चर्च और मंदिरों तक जहाँ से जिसने कहा कि हमारा यहाँ पे मस्जिद के अंदर सीवरेज का पानी होता है, नमाजी आते हैं परेशान हुए, कम से कम 23 ऐसी मसाजिद हैं कि जिनके एतराफ़ में मैंने वहाँ पे पेवर ब्लॉक का और सड़कें तामीर की हैं। आपको पता है कि वहाँ पे एक बंगालियों का इलाका है जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है। जब मैं इलेक्शन लड़ने से पहले वहाँ गया तो मैं पैदल वहाँ पे नहीं जा सका, गाड़ी को ले जाना तो बहुत दूर की बात है।
मैंने उनसे वादा किया था और वहाँ पे मैंने सेवरेज का बहुत बड़ा काम कराया वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कोरंगी जाएँ, कल्लू चौक से लेके इंडस्ट्रियल एरिया तक की 2 तरफा सड़क है, वो हमने तामीर कराया जो करोड़ों का बजट से बना। इसी तरह लांडी 36B से लेकर और कोरंगी तक एक सड़क आती है, वो हमने तामीर कराया। वहाँ पे मोनोटेक्निक को हमने अपग्रेड कराया और वहाँ पे हमने हमारी कोशिशों से ये बसें वहाँ पे नहीं चलती थी, बहुत बड़ी आबादी है, जो बसें आई तो हमने कोशिश की और वहाँ पे ये लाल बस जो नहीं आई है उसको ट्रांसपोर्ट के तौर पे वहाँ पे हमने चलाने के लिए कोशिश की और उसमें कामयाबी हुई। तो वहाँ पे जो हम कर सकते थे, बाबर मार्केट आप चले जाएँ, पिछले 25 साल से बाबर मार्केट के एतराफ़ में जहाँ पार्किंग एरिया था वो इंक्रोच हुआ था और वहाँ पे कचरे का ढेर था। मगर अबू बकर साहब, आप ये समझते हैं कि इतने बड़े शहर में हल्के इतने बड़े हैं, फिर आबादी इतनी बड़ी हो गई है। अभी आप लोगों की सेंसस में जो एहतजाज किया कि कराची की रिपोर्ट की जो आबादी है उसको सही नहीं रिपोर्ट में डाला गया, फिर आपका एहतजाज थोड़ा सा रंग लिया और थोड़े से जो कराची की आबादी बढ़ाई गई। मगर इतने बड़ी आबादी में, इतने बड़े बड़े हल्कों में चंद काम करवा देना, आप समझते हैं कि दिस इज़ अचीवमेंट फॉर MQM पाकिस्तान? और माजी की सिचुएशन देखें तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें इस कराची शहर से हमारे पास कौमी असम्बली में 4 नशिस्तें थीं जी। उनमें एक लांडी कोरंगी का था, एक पे खालिद मकबूल भाई जो हमारे कन्वीनर हैं वो मुंतखब हुए थे, एक उसामा कादरी और एक अमीनुल हक, ये 4 नशिस्तें थीं। जाहिर सी बात है कि कोई अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता, हुकूमत की तरफ से वो फंड आता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम तो 4 ही कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर हम जाके काम नहीं करा सकते। बिजली का ऑल्टरनेट कर लेते हैं लोग, गैस नहीं है ऑल्टरनेट कर लेते हैं, होटलों से खरीद के लिए आते हैं, सिलेंडर लेके आ जाते हैं। बिजली नहीं है, अब तो गैस भी नहीं है, जो जनरेटर पे बिजली चला लेते थे, और गरीब आदमी हर कोई सोलर पैनल नहीं लगा सकता। तो ये तमाम चीज़ें हमारे मंशूर में, और यही वजह है कि इस बार जिस जमात के साथ भी हम हुकूमत साजी की तरफ जाएंगे तो हमने उसमें वजारत की बात नहीं की है कि हमें ये वजारत दे दें, हमने बात की है आईनी तरमीम की। और आईनी तरमीम क्या है कि 140A के तहत जो अख्तियारात जो मिलता है NFC के जरिए, जो वफाक देता है सूबे को, तो हमने सूबाई खुदमुख्तारी में एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया था कि सूबों को अख्तियार मिलना चाहिए, और साथ हमने कहा था कि सूबे वो अख्तियारात जिले को ट्रांसफर करें। वफाक से सूबे वाली बात तो मान ली गई, लेकिन उसी आइन के अंदर जो जिलों को देने वाला, तो हमने 140A के हवाले से जब वसीम अख्तर थे यहाँ के मेयर, तो उस वक्त हमने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाले, 4 साल तक उस पर फैसला नहीं हुआ। गुलजार साहब जाते जाते 2 दिन पहले अपने रिटायरमेंट से उन्होंने 140A पे फैसला दिया कि ये होना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसके बावजूद जो इम्प्लीमेंट नहीं है, उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया। आपने देखा बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या हुआ, किस तरह से इन्होंने यूसीज को, अपने इलाके के यूसीज इन्होंने बनाए 25,000 30,000 के नफूस पे, लेकिन जहां MQM का वोट बैंक था वहां पे इन्होंने बनाया 70,000 80,000 90,000 के ऊपर। अब ये बताएं कि एक यूसी जो 25,000 पे फंड तो उसको बराबर मिल रहा है, तो हमारा एक यूसी इनके 3 यूसी को फट जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह से जाती हुई, जिसकी बुनियाद पे हमने उनसे मुज़ाकरात जब हुई और एक कमेटी बनी थी पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के लिए, तो 75 यूसी कम की गई कराची की, उन्होंने तस्लीम किया, और आखिर में उन्होंने कम बेच करके 52 के ऊपर रजामंदी की, और उसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन को भेजा। हमने कहा कि इसको तस्लीम करने ताकि बल्दियाती इलेक्शन हो, तो ये 53 यूसी कम नहीं होती, सिंध का एक पूरा जिला 53 यूसी पे। तो इस तरह की जाती की गई है। हम किसी के मुखालिफ नहीं है, सियासी जमातों को सबके, लेकिन कम अज कम ये शहर कराची जो पूरे पाकिस्तान को टैक्स देता है, रेवेन्यू देता है, उसके साथ इतनी जाती ना है। तो हमारा आईनी ये दरख्वास्त भी, और आइन के अंदर हमने ये भी शर्त रखी है कि आप आइन के अंदर तरामीम करें, और जिस तरह NFC अवार्ड सूबे को मिलता है इसी तरह सूबे जिले को दे। एक वजीर आला सारा अख्तियारात अपने पास लेकर ना बैठ जाए, या एक वजीर आजम, अब तो वफाक भी बहुत कमजोर है, उसके बाद 46% होता है, उसमें डिफेंस को भी देना है, उसको दीगर अदारों को, उसमें PIA को भी दे रहे हैं पैकेज, उसमें स्टील मिल को भी दे रहे हैं, जो कि मजीद दबता ही और ख़त्म ही होता चला जा रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल है। इस वक्त हमारी स्ट्रेटजी ये
कि हम कम अज़ कम, और वो बल्दियाती इख्तियारात की अगर हम बात कर रहे हैं तो कराची शहर की सिर्फ बात नहीं कर रहे, हैदराबाद की नहीं, हम तो पूरे पाकिस्तान, अगर वो इख्तियारात बल्दियाती मिलता है सबको तो वो पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदों को मिलेगा, और यही पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करने का एक रास्ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब जो कि फरमा रहे थे कि अगर सीटें मिली, जीत कर इख्तिदार में गए तो हम वजारतें नहीं मांगेंगे, हम मांगेंगे हक अवाम का, कराची शहर का, हैदराबाद शहर का, पूरे सिंध का, और ये इख्तियारात अगर मिल गए तो जाहिर सी बात है ना सिर्फ कराची ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। साथ ही साथ MQM किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मांगती, वो इसलिए क्योंकि MQM चाहती है और उसको पता है कि अवाम वोट देंगे। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को क्या होगा, पतंग की ऊंची उड़ान होगी या 2018 की सिचुएशन जैसी सूरत हाल हम 2024 में भी देखेंगे। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आपने देखा कि हम मौजूद थे MQM के उम्मीदवार अबू बकर साहब के साथ, और उनकी जानिब से जो बातें आपने उन्हीं की ज़बानी सुनी कि MQM का मुकाबला किसी से नहीं है, और MQM अगर आवाम की वोटों की ताकत से जीतती है और इक़्तिदार में जाती है तो इस बार आवाम के लिए MQM की जानिब से जो मैनिफेस्टो भी वो कह रहे थे कि हमारे मैनिफेस्टो में भी यही है कि हम आवाम की खिदमत के लिए, आवाम के लिए लड़ेंगे और आवाम को डिलीवर करेंगे और जो बुनियादी सहूलियात है। साथ ही साथ हमारे साथ एक और उम्मीदवार हैं जो कि जमात इस्लामी की जानिब से मोहम्मद फ़ारूक फरहान साहब, उनसे बात करते हैं कि जमात इस्लामी इन इलाकों में, ज़ाहिर सी बात है हम बात करते हुए आ रहे हैं लांडी, शाह फैसल, कोरंगी, मलिर की, जो कि हमेशा से महरूम रहे हैं बुनियादी सहूलियात से, तरक्याती काम से। PS 91 की बात हो रही है तो इस हल्के में बहुत सारे मसाइल हैं जो कि आपने ख़ुद हमारे प्रोग्राम के आगाज़ में देखा कि अवाम किस तरह से परेशान है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का फ़ारूक साहब। ये फरमाइएगा कि जिस तरह से हम बात करते हैं कि मलिर डिस्ट्रिक्ट की, फिर इसमें मलिर डिस्ट्रिक्ट में शाह फैसल आता, फिर कोरंगी की बात करते हैं, लांडी की बात करते हैं, तो ये ऐसे इलाके हैं जो कराची में हमेशा से नज़रअंदाज रहे हैं कहीं ना कहीं, मगर जो ओनरशिप है वो जमातें अब कर रही हैं इलेक्शन से पहले कि ये हम इस इलाके को ओन करते हैं, वहाँ के उम्मीदवार हो चाहे वो पार्टी के लीडर हो, मगर साथ ही साथ आवाम परेशान है, बुनियादी सहूलियात ही मौजूद नहीं है। आप किस तरह देख रहे हैं इस हल्के को और क्या उम्मीदें वाबस्ता है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाई और टाइम दिया आपने। बस ये इलाके ही कराची के अंदर जो है वो नज़रअंदाज नहीं हुआ है, पूरा कराची ही नज़रअंदाज हुआ है। आप मुझे बताएं ना कि कहाँ के हालात सही हैं, क्या सेंट्रल के हालात सही हैं, क्या डिफेंस के हालात सही हैं, क्या कैंट एरियाज़ के हमारे हालात सही हैं। कराची को तो जिन्होंने ओन करना था, कराची को जो लोग वोट देते रहे जिनको, सबसे ज़्यादा ज़्यादती तो कराची के साथ उन्होंने किया ना। कराची को आप ये देखें कि जब भी मैंडेट मिला है कुछ लोगों ने कराची के मैंडेट को बेचा है, खाली अपने घर बना लिए हैं, अपने कारोबार बन गए हैं, लंदन में, सऊदीया में, दुबई में, इन सारी जगहों पर जो है वो इनकी जायदाद तो बन गई, लेकिन कराची वाले जो है वो बद से बदतर ही होते रहे। इस कराची शहर के अंदर आप देखें कि आखिरी दफ़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना है वो नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में बना है। पानी का आखिरी बूंद जो यहाँ पे आया था उसके बाद एक बूंद भी इजाफा नहीं हो सका। K3 मंसूबा नेमतुल्लाह खान साहब ने बनाया था, और वो लोग जो कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट है, हमारा शहर है, अब इस शहर वालों को, इस शहर के वासियों को, यहाँ के वोटरों को जो है वो मज़ीद धोखा नहीं दे सकेंगे। यहाँ के बाशऊर शहरी हैं। अब आप देखें कि अभी बल्दियात के इलेक्शन हुए थे, जमात इस्लामी पूरे शहर के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी है। 5 लाख वोट हमने यहाँ दिए हैं, कहले कराची ने दिए हैं ना वोट, ये किसी और ने नहीं दिए, ना ही उस तरह के ठप्पा माफिया इस वक्त मौजूद था। लोगों का जो है वो रुझान तब्दील हो गया है, लोग देख रहे हैं। मगर MQM तो ये बात करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप नाम ना ले रहे हैं मगर MQM की बात कर रहे हैं क्योंकि उसी ने बाइकआउट किया, मगर MQM कहती है हमारे बाइकआउट करने के बाद फिर जमात इस्लामी जीत सकी, अगर हम होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए, पहली बात तो है कि उन्होंने बाइकआउट क्यों किया, ये भी तो देखने की बात है ना। उनको मालूम था कि उनके काउंसलर्स भी नहीं जीत रहे थे, चेयरमैन तो दूर की बात है ना। अच्छा चलें, बल्दियात का उन्होंने बाइकआउट किया था ना, उससे
तकरीबन 8-9 महीने पहले कंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ था। कंटोनमेंट इलेक्शन में तो उन्होंने बाइकाट नहीं किया था कंटोनमेंट का, तो कितने कराची से उनको वोट मिले थे। मैं यहाँ मलिर कैंट की बात बता रहा हूँ कि मलिर कैंट के अंदर जहाँ हमने वार्ड के वार्ड जीते हैं, वहाँ उनको कहीं 25 वोट मिले हैं, कहीं उनको 27 वोट मिले हैं। ये तो उनकी कैफियत थी। अभी कंटोनमेंट का ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, कंटोनमेंट के तो इन्होंने बाइकाट नहीं किया था ना, ज़िमनी इलेक्शन में इन्होंने कागजात नामजदगी तक जमा नहीं कराया और उसमें गए भी नहीं है। इसलिए नहीं गए कि उनको मालूम है, अभी पता लग जाएगा उनको, क्योंकि उनके तो इलेक्शन से भागने की बातें अभी से शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो इलेक्शन में मुकाबला ही नहीं कर सकते, वो कैसे जाएंगे। मेरे शाह फैसल की बात कर रहा हूँ मैं जहाँ का कैंडिडेट हूँ। इस शाह फैसल के अंदर कुछ आबादी तो ऐसी हैं जो प्योर उर्दू स्पीकिंग आबादी हैं और वहाँ ही दाखिल नहीं हो पा रहे अपनी कंपेन चलाने के लिए। क्यों? इसलिए कि इन्होंने उनके साथ ज्यादती की है, इनको वहाँ जूते पड़ने हैं, ये वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। शाह फैसल के कुछ एरिया हैं जहाँ ये नहीं जा पा रहे और इनको अभी तक ये कंपेन शुरू नहीं कर सके जहाँ ये स्टैंड करते थे। और इस वक्त क्योंकि वहाँ पर जमात इस्लामी के चेयरमैन मौजूद हैं, जमात इस्लामी के काउंसलर मौजूद हैं, गलियों मोहल्लों के अंदर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारी तो ये इलेक्शन मुहिम है, हम लोगों को डिलीवर कर रहे हैं और पिछले 1 साल से कर रहे हैं डिलीवर। अच्छा, इस डिलीवर होते हुए पूरे शहर के अंदर हमारे पास 9 टाउन हैं इस शहर के अंदर, जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन जीते हुए हैं। जहाँ मैं हूँ JCUC में, ये मॉडल कॉलोनी का टाउन है और यहाँ भी जमात इस्लामी के चेयरमैन मौजूद है, टाउन चेयरमैन। यहाँ काम हो रहा है, लोग देख रहे हैं, रोज़मर्रा के काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पेवर वर्किंग हो रही है। यहाँ पार्क्स जो हैं, हम 9 पार्क का इफ्तिताह कर चुके हैं मॉडल कॉलोनी टाउन के अंदर। तो ये हमने सिर्फ 3 महीने के मुख्तसर से इसके अंदर किया है, काम कर रहे हैं। मगर आप क्या समझते हैं कि PS91 शाह फैसल में क्या बुनियादी सहूलियात हैं जो कि अब ज़रूरी है कि आवाम को डिलीवर होने चाहिए लाजमी? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ज़ाहिर तरजीहात बनती है ना, जहाँ काम बहुत ज़्यादा होता है वहाँ तरजीहात होती हैं। हमारे पास तरजीह के अंदर सबसे अव्वल जो है वो साफ़ पानी का मंसूबा है ना, कि साफ़ पानी आना चाहिए। K4 मंसूबा जो मुकम्मल नहीं हो सका, 2 दफ़ा उसका इफ्तिताह हो चुका है, 4 दफ़ा उस पर बजट में पैसे रख चुके हैं। क्या नवाज शरीफ साहब, क्या बिलावल भुट्टो और क्या ये उनकी इत्तेहादी MQM, इस सब जो है उसके अंदर सिर्फ हाथ साफ़ करते रहें, अपनी जेबों को भरते रहें और इन्होंने ना इस काम को मुकम्मल नहीं होने दिया। जमात इस्लामी का सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जमात इस्लामी इंशाअल्लाह ताला सूबाई हुकूमत में आने के बाद, हमने हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ऐलान किया है कि सूबाई हुकूमत जमात इस्लामी के बगैर बनेगी नहीं इंशाअल्लाह ताला। K4 मंसूबा हमारे पहली तरजीह के अंदर है कि पानी का जो काम है इस काम को हम करेंगे। सेवरेज का निज़ाम यहाँ तबाह हाल है, क्योंकि पिछले 16 साल से सेवरेज के ऊपर काम नहीं हुआ है, इसकी सफाई भी नहीं होती रही, इसकी डिसल्टिंग भी नहीं होती रही, क्योंकि लोग सिर्फ तनख्वाहें लेते रहे और तनख्वाह क्या लेते रहे, बल्कि आधी तनख्वाह लेते रहे और आधी तनख्वाह उन लोगों को देते रहे जिन्होंने यहाँ से वोट लिए हैं, जो खुद मौजूद हैं। सड़कें यहाँ पे तबाह हाल हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे डोमेन में नहीं होती, लेकिन बहरहाल हम इंशाल्लाह ताला उस पर वर्किंग करेंगे। K इलेक्ट्रिक है, K इलेक्ट्रिक का जो है वो सबसे पहले तो उसका लाइसेंस मंसूख होना चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पे इस शहर के अंदर कोई ऐसी फ़ज़ा होनी चाहिए कि ये जो IPPs हैं इनको, इनके लिए कोई मुकाबले की सूरत हाल हो, मुख्तलिफ लोगों को जो है वो लाइसेंस जारी किए जाएँ ताकि अच्छी और सस्ती बिजली इनको वाफिक मिकदार में मौजूद। ये हमारा काम है। सुई गैस का हमारे साथ ही, जिस जगह मैं रह रहा हूँ हमारे PS के अंदर बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल 24 आवर गैस नहीं आ रही, और जहाँ आ रही है वहाँ लोड शेडिंग के टाइम। ठीक है, आपके मैनिफेस्टो में जो कि जमात इस्लामी का मैनिफेस्टो, चाहे जो भी उम्मीदवार है, उनका सबसे ज़्यादा बड़ा तरजीही बुनियादों पर सहूलियात है वो पानी, बिजली, गैस और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, गलियों का बनाना। मगर साथ ही साथ मुझे बताइएगा फारूक साहब कि इस हलके में जहाँ पर आप ख़ुद फरमा रहे हैं कि महाजिर प्योर उर्दू स्पीक मौजूद हैं और वोट बैंक जो है MQM का है, तो मुकाबला किससे होगा इस हलके में? जमात इस्लामी का, या जमात इस्लामी समझती है कि नहीं हम यहाँ से वोट लेंगे, जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात में वोट मिले MQM के बाइकआउट करने के बाद, तो क्या अब MQM होते हुए हम MQM को हरा सकते हैं? नहीं, MQM का वोट बैंक नहीं है, ये तो खैर ये बात सही नहीं है, MQM का वोट बैंक है, ऐसा नहीं है। इससे पहले PTI यहाँ से जीती है और
पीटीआई ने वर्किंग किया है। बाकी जो मगर कुछ हम हुआ है, सिर्फ 2018 के इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो माजी पूरा देख रहे हैं। माजी में तो भी हमेशा से माजी में शफजल टाउन में जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन रहा था, मलिक टाउन है सामने, उसके अंदर जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन मौजूद थे। यूसी हम जीते हैं, ये यूसी हम चौथी दफ़ा जीते हैं, तो हम ये जीते रहे। ऐसा नहीं है कि हम ये आबादी ऐसी है। इलेक्शन को नहीं, जनरल इलेक्शन में जनरल इलेक्शन देखें, हम जनरल इलेक्शन की बात करें जो कि 8 फरवरी को होने वाला है। जी ऐसे ही है। जनरल इलेक्शन के अंदर भी पीटीआई जीती थी ना, तो हमारा वो तो 2018 में उर्दू स्पीकिंग आबादी है, और इस प्योर उर्दू स्पीकिंग आबादी में 4.5 यूसीज में PS 91 में मौजूद हैं। हमने क्लीन स्वीप तो क्या आप बल्दियाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शन को मिक्स कर रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी जीती है, उसी तरह से आम इंतखाबात में भी जमात इस्लामी वोट लेगी और PS की सीट निकालेगी? ये आपका बिल्कुल सही सवाल है। देखें, बल्दियात के अंदर हमने जिस नाम पे वोट लिए हैं ना, वो कराची की तामीर के नाम पे वोट लिए हैं। हमने किसी ज़बान के नाम पे वोट नहीं लिए, हमने पार्टी के नाम पे वोट नहीं लिया। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने मुस्तकिल कहा है हक दो कराची की कैंपेन और कराची की तामीर के निशान के तौर पे हमने वोट लिया ना। तो कराची की तामीर यही हमारा जो है वो इस वक्त भी यही है, कराची की तामीर ही ज़रूरी है। हम देखें, हम बात तो करते हैं पूरे मुल्क की, लेकिन लोकल बात ज़रूर करते हैं। देखें, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने बार बात की है कि कराची के अंदर नौजवान जो बेरोज़गार हैं जी, कराची के नौजवान जो पूरे पाकिस्तान को लीड करते थे आईटी के अंदर, एजुकेशन के अंदर, जॉब्स के अंदर और बिज़नेस के अंदर, इस वक्त कराची के नौजवान का हाल क्या कर दिया है कि फूड पांडा पे जो है वो बाइकिंग करता है। बहुत ज़्यादा कोई है तो वो बाइकिया चला लेता है, कोई जो है वो कार चला रहा है, कोई रेंटा कार चला रहा है। यहाँ के नौजवान के साथ ज़्यादती की है ना। किन्होंने ज़्यादती की है? उन्होंने ज़्यादती की है जिन्होंने पिछले 35 साल इस शहर के ज़ाया किए। तो कराची वालों को तो समझ आ गई है। मैं जो लेटेस्ट बात बता रहा हूँ ना, इलेक्शन की लेटेस्ट जी, वो लेटेस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जांचा भी इसी तरह जाता है कि जो सबसे करीब इलेक्शन हुआ है उसके ज़रिए से जांचा जाता है, नापा जाता है। अगर कोई ये कह रहा है ना कि हमने बाइकाट किया था, तो उन्होंने बाइकाट ही हमारी वजह से किया था। और मैं अभी फिर कह रहा हूँ आपको जी, कि अगर इनको उस तरह से आज़ादी नहीं देगी ठप्पे मारने की और नहीं दी जाएगी, तो ये इलेक्शन में हमारे सामने खड़े ही नहीं होंगे। इस वक्त भी इलेक्शन मुहिम सिर्फ हमारी ज़ोरों शोर से जारी है। कल भी आप देखें कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने एक बड़ा मार्च किया, गज़ा के नाम पे किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गज़ा का मार्च था वो और फ़लस्तीनियों के लिए था। सब कैंपेन चला रहे हैं, चला नहीं रहे हैं, सिर्फ टीवी पे बैठे हुए हैं, सिर्फ जो है वो कहीं अपने ऑफिस में बैठे हैं। इनके ऑफिस के इफ्तिताह नहीं कर पा रहे, इनके पास तो बंदे नहीं हैं, आवाम तो इनके साथ नहीं है। तो ये तो दूध का दूध पानी का पानी 8 फरवरी को हो जाएगा कि जो लोग दावे कर रहे हैं। हम तो दावे की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि हमने काम किया है, हम काम करेंगे और हमारे पास मुकम्मल प्रोग्राम है। और कराची का एक एक नौजवान इस वक्त जमात इस्लामी के साथ खड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं फिर सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, जमात इस्लामी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कराची का नौजवान कराची के साथ खड़ा है और कराची की बात इस वक्त सिवाय हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के साथ कोई नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं बात करते कराची के नौजवानों पे, कराची की तनख्वाहों पे क्यों नहीं बात करते, कि इलेक्ट्रिक पे क्यों नहीं बात करते, कराची का नौजवान दर बदर की ठोकरें खा रहा है क्यों नहीं बात करते, 9 का और फर्स्ट ईयर के भी रिजल्ट ख़राब आए ये क्यों नहीं बात करते। ये सिर्फ बात करते हैं अपने यूनिट्स को खुलवाने की, अपने सेक्टर को खुलवाने की, अपने लोगों की तनख्वाहों की। ये कराची की बात नहीं करते। ठीक है, कराची की बात सिर्फ हाफिज़ नईमुर। ठीक है, कराची की बात सिर्फ जमात इस्लामी करती है, ये कहना है। फ़ारूक साहब का बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो आप देख रहे हैं सिचुएशन, इलेक्शन बहुत करीब है और इलेक्शन से पहले हम पहले की माजी की अगर बात करें तो सिचुएशन मुख्तलिफ होती थी और इस बार 2024 के जो इलेक्शन है जनरल इलेक्शन वो मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो गहमा गहमी उम्मीदवारों का हल्के में रहना, आवाम की फरियादों को सुनना, आवाम के मसाइल को सुनना, बिल्कुल ऐसा नज़र नहीं आ रहा। साथ ही साथ आपने देखा कि जिस तरह से आवाम की गुफ्तगू, फिर उम्मीदवार जो PS 91 के शाह फैसल टान MQM की जानिब से अबू बकर साहब और मोहम्मद फ़ारूक फरहान साहब जो कि जमात इस्लामी की जानिब से, उन्होंने कहा कि हर वोट जमात इस्लामी या MQM का है। अब ये देखना है कि 8 फरवरी को किसको ज़्यादा वोट पड़ते हैं और क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस बार भी पॉसिबल हो पाएंगे। और साथ ही साथ आवाम की उम्मीदों पर जो वादे किए हैं, जो कहा गया है उम्मीदवारों की जानिब से, क्या वो पूरे होंगे, ये देखना होगा 8 फरवरी के बाद। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।